36 इनकाउंटर में प्रतिभाग कर डकैतों और अपराधियों को ऊपर भेजने वाले ऐसे दरोगा, इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी के साथ हम हैं। ऐसे पुलिस अधिकारी जिनके राइफल की गोली अब नहीं मिल रही है। यह राइफल 140 साल पहले बनी थी विदेश में, अब इसकी गोली ही नहीं है। रिवाल्वर से आत्मरक्षा कर रहे हैं, कोई डर भी नहीं है इनको। और ऐसे जाबाज पुलिस के अधिकारी विनोद कुमार शर्मा जी हमारे बीच हैं। धन्यवाद, नमस्कार आपको। नमस्कार। पकड़ते थे आप लोग और ठोक देते थे, इसी तरह से भुलवा के ले जाते थे और ठोक करके ऊपर पहुंचा देते ये तो आप लोगों का और इधर उधर लोगों का कहना है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ। मेरे जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उनमें आधे ब्रॉड डे लाइट के हैं, दिन के हैं, बीच रोड के हैं, बीच शहर के हैं और ऐसी जगह के हैं जहां मैं पोस्टेड भी नहीं रहा। मेरा पोस्टिंग ही वहां नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मैंने दिन में एनकाउंटर हुआ। बैंक रॉबरी के बाद अचानक मैं वहां पहुंच गया और मैंने बदमाश मारे, जबकि मेरा वहां पोस्टिंग भी नहीं था। तो भेजते थे लोग, क्या करते थे? पुलिस वाले भेजते थे, पहुंच जाते? नहीं, मतलब अधिकारी। देखिए, मैं खानदानी पुलिस अफसर हूँ, 5 पुश्त से पुलिस से हूँ। माई मैटरनल ग्रैंडफादर वाज ओनली इंडियन हु गेट इंपीरियल सर्विस मेडल। जी। तो मेरे खून में पुलिस बसी हुई थी और कहीं भी क्राइम, जुर्म, बदमाश बर्दाश्त नहीं था। मैं चाहे वहाँ ड्यूटी पर हूँ, मैं वहाँ पोस्टिंग रहा या नहीं रहा, मैंने अपने कर्तव्य को निभाया और जनता की भी सेवा की। जनता में एक छवि रही, बहुत लोगों से प्रेम मिला, बहुत लोगों से। इमरजेंसी के समय आपने मुलायम सिंह यादव को भी भेजा था, उसी थाने पर आप थे? जी हाँ, मैं जब मुलायम सिंह यादव जी को DIR में जेल भेजा गया था तो मैं उसी कोतवाली में पोस्टेड था। और इत्तेफाक से जब वो पीछे हेड मोरेट के चबूतरे पे पीछे रात को बैठे थे तो मेरी नाइट ड्यूटी भी थी। रात भर मेरी उनकी वार्तालाप भी हुई, जिसमें मैंने उनसे कहा भी था कि ये वक्त है और आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप ही कल के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा भी हुआ था। कैसे मिले हुआ? आराम से चले आए या फिर कैसे? नहीं, वो तो मास्टर थे, बहुत सीधे सज्जन पुरुष थे। और सज्जन आदमी अगर थाने में भी आ जाता है तो हम लोग उससे व्यवहार अच्छा ही करते हैं, भले ही वो किसी भी कारणवश आया हो। भाई क्रिमिनल होता है, बदमाश होता है, हत्या डकैत कत्ल किए होते हैं, उससे तो वैसे ही जी गुस्से में रहता है। लेकिन जो बहुत से भले आदमी हैं, अब वो मास्टर आदमी थे, बहुत भले पुरुष, तो उनसे अच्छी खासी वार्तालाप होती रही। रात काटनी थी, मेरी नाइट ड्यूटी थी, वो लोग रात बैठे थे। उनको खिलाए पिलाए कैसे? हाँ, चाय पानी सब मिलता, मेस का खाना खाए? हाँ, नहीं मेस का जरूरत नहीं हुई, शाम को आए थे, रात भर रहे थे। हाँ। तो कोई इस तरह की बात नहीं। बहुत उनने भी हमसे बहुत अच्छा व्यवहार किया, हमने भी उनसे अच्छा व्यवहार किया। और इत्तेफाक की बात है कि भाई इमरजेंसी के बाद फिर सतदेव त्रिपाठी थे। पता लगा जिसको पुलिस पकड़ लेती है और जिसको लठिया देती है वो नेता बन जाता है, कुछ है क्या ऐसा? हाँ, बहुत सा है। देखिए, मैं समझता हूँ शायद मैंने बहुत सारे क्रिमिनलों के पैर तोड़े जो आज तक नहीं चल पाए। भाई बहुत सी स्थितियाँ ऐसी होती थी कि क्रिमिनल है और कहीं मिल गया, भागने की कोशिश की, हमने लाठी मारी, पैर टूट गया। अब पैर टूट गया तो आप ये समझिए वो हमको अब भी दुआ देते हैं। वो कोर्ट पे तारीखों पे मिलते भी थे तो हमको कहते थे, अच्छा अभी भी तारीख लगती है कि अब खत्म हो गया? अब तो खैर खत्म हो गए, लेकिन जब तारीखों मिलते थे तो कहते थे साहब आपकी वजह से जिंदगी बच गई। भाई वो एनकाउंटर लायक थे, लेकिन अगर उनका पैर टूट गया तो उसके बाद से उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री बंद हो गई। लेकिन दाईगिरी करना तो नहीं छोड़ा उन्होंने, बैठ के दाईगिरी कर रहे हैं। तो मोहल्ले के सभासद का इलेक्शन लड़ लिया, कुछ और लड़ लिया, तो वो फिर उनकी लाइफ बन गई। यहाँ तक कि एक है क्रिमिनल, उसका तो लड़का सिपाही पुलिस में हो गया, वो मिलते हैं तो, लेकिन वो हमें धन्यवाद ही देते हैं कि आपने हमारा पैर तोड़ के हमारा जीवन बचा दिया। किसी घटना में, मुठभेड़ में आपको भी गोली लगी थी तो आप लोग अपने ही गोली मार लेते थे, कैसे करते थे? अपने गोली कौन मार सकता है? नहीं, बताते हैं लोग कि पुलिस वाले जैसे कभी इनकाउंटर होता है कोई ऐसे तो लोगों को विश्वास। ये देखिए, यह गोली आपको लगी थी, आप तो एकदम उस समय नए लड़के थे। मैं तो 60 किलो वजन मेरा 15 साल की नौकरी तक रहा। अच्छा। हाँ, ओवर 60 नहीं गया था। देखिए शर्मा जी तेज तर्रार थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे
और पुलिस में भर्ती हो गए। ये देखिए सारे इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार मैं दिखा दूंगा। और राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है इनको बहादुरी के लिए। एक बड़ा सम्मान है, जिसमें रेलवे में फ्री ऑफ कास्ट वातानुकूलित में यह लोग यात्रा करते हैं और तमाम सुविधाएं इनको हैं। पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में इनके बहादुरी के किस्से सब, मेरठ जिले के आतंक का आरोप को मारा, किसको मारा। अब ये मैंने दिन के 2 बजे एनकाउंटर किया था रोड पे, मोटरसाइकिल टू मोटरसाइकिल। मैं भी मोटरसाइकिल पर था, ये बदमाश भी मोटरसाइकिल पर था। अच्छा। मई जून का टाइम था, गर्मी का, मेरठगढ़ रोड पे। ये फायर करता हुआ भागा, मैं इसके पीछे भागा। लास्ट में इसके पीछे बैठा आदमी तो घायल होकर खेत में घुस गया। इसने बैठे बैठे घूम के मेरे ऊपर फायर किया, मैंने मोटरसाइकिल बैठे बैठे इस पर फायर किया। ये देखिए, ये देख सकते हैं, बीच रोड पे दिन में पड़ा है। अब ये कह सकते हैं आपके इसे पकड़ के ले गए और कहीं से कहीं मार दिया है। ये मोटरसाइकिल पे और चोरी की मोटरसाइकिल थी, 4 दिन पहले ही चोरी गई थी। और डकैती पहले बहुत होती थी, अब तो डकैती का समय खत्म हो गया। अब पहले पहरा पड़ता था, जागते रहो, सोने वाले लोग गांव में पहरा देते थे। दोस्तों, हमने भी पहरा दिया है। देखिए, अंग्रेजों का वो हिसाब भी बहुत अच्छा था और उससे बहुत अच्छा क्राइम कंट्रोल होता था। ग्राम सुरक्षा समिति बनाई जाती थी। और ग्राम सुरक्षा समिति अब तो लोगों ने वो भूल ही गए हैं कि कैसे जनता का सहयोग लिया जाता है। अब अगर ये सर्विलेंस और उससे ही सारे काम हो रहे हैं, अदरवाइज कोई काम एक भी केस वर्कआउट करना मुश्किल हो जाएगा सर्विलेंस ना होता तो। और हमारे टाइम में तो सर्विलेंस वगैरह कुछ भी नहीं था। सन 80। अच्छा, पहले आप लोग साइकिल से चलते थे? साइकिल से, अरे जीप तो थाने में एक आध कोतवाली में होती थी। सन 82-83 के बाद थानों में जीप आई हैं। उससे पहले तो हम लोग मोटरसाइकिल पे इसलिए नहीं जाते थे कि भाई अगर तीसरा बदमाश पकड़ लिया तो कहाँ बैठा लोग। साइकिलों से 2 सिपाही 3 सिपाही हैं तो 2-3 मुलजिम भी पकड़ लिए तो एक साइकिल बैठा सकते हैं। तो साइकिल भी रखते थे, मोटरसाइकिल भी रखते थे। साइकिल पर कैसे बैठा के ले आते थे? भाग नहीं जाएगा? आगे लट्ठे बैठा देते। अच्छा, और लठ साथ में था ही? लठ साथ में था, बांध लिया पर बैठाते थे और नहीं, हथकड़ी लगाया, बांधा, आगे बैठा लिया, बांधे थे साइकिल पर, पीछे बैठा लिया। नहीं, बंधा हुआ रस्सी से, हथकड़ी लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। हम तो मोटरसाइकिल पे भी पैर दोनों नीचे बांध के पीछे कैरियर पे हाथ बांध के बैठा के लाए मुलजिम कई बार। दोस्तों देखिए, अभी आज के समय में तो मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। हाँ, आप बांध करके उसको नहीं ले जा सकते। नहीं, अब हथकड़ी ही लगाना मना है। हाँ, अब तो हथकड़ी ही लगाना मना है। तो आप कभी लाइन हाजिर नहीं हुए? निलंबन नहीं हुआ कभी? पूरी नौकरी में 100 से ऊपर ट्रांसफर हुए, एक दिन भी लाइन हाजिर नहीं, एक दिन का सस्पेंशन नहीं, एक दिन का भी। ट्रांसफर 100 से ज्यादा हुए पूरा उत्तर प्रदेश। अधिकारियों को पटा के रखते थे, क्या था मामला? नहीं, अधिकारी मुझे पसंद करते थे, नेता मेरा ट्रांसफर करा देते थे। बहुत से अवांछनीय तत्व ऐसे होते हैं जिनसे टकरा जाओ तो फिर वो रहने नहीं देते थे, मत रहने दो। एक मंत्री जी थे मुजफ्फरनगर के, उन्होंने ये कहा मुझसे, शर्मा जी जहन्नुम भेज दूंगा। तो मेरा जवाब था, मंत्री जी जहन्नुम में भी थाने होंगे, वीके शर्मा अपने काम से वहां भी कोतवाल होंगे। तो जहां रहे, इंचार्ज रहे, 1.25 साल की सर्विस में थाना इंचार्ज हो गया था। मेरा काम ऐसा था, मेरी मेहनत ईमानदारी की वजह से हर अधिकारी ने मुझे पसंद किया, हर अधिकारी ने मुझे काम पे लगाया और मैं ज़्यादातर चैलेंजिंग वर्क पे लगाया गया, जहां भी लगाया गया जी। जब ये हिंदू मुस्लिम राइट हो गया था तो खतौली लगाया गया। एक बार मुझे SHO की जगह पे SO होते हुए, सब इंस्पेक्टर होते हुए इंचार्ज मुगलपुरा रहा, मुरादाबाद, ईद कराई, सारा काम कराया। कम्युनल राइट हो गया था, खतौली लगा दिया गया था, बढ़ौत रहा। तमाम पोस्टिंग मेरे ऐसे रहे जिनको चैलेंजिंग के हिसाब से 92 के कुंभ में ऐसे, या हरिद्वार कुंभ मेला कराया LP मिश्रा साहब ने, और आपके चंद्रा साहब DIG, और वो थे DG थे, सारे ही ईमानदार चेन थी। अच्छा, इसका मतलब आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में आपने किया है? उत्तराखंड में भी आके आपके चमोली भी देख लिया, आपके पिथौरागढ़ भी देख लिया, और आपके पौड़ी भी। ये 1882 की राइफल है आपकी? जी जी। तो इस किसके नाम से थी पहले? ये मेरे बाबा के नाम थी। अच्छा, लेकिन उस समय कैरियर रहते थे तो कहाँ की बनी है? मेड इन मैनचेस्टर। अच्छा, मैनचेस्टर की है। ये तो बड़ी हल्की है देखने में, एकदम एयरगन के बाद 14 कारतूस की मैगजीन है इसमें नीचे, एक कारतूस ऊपर डाल लीजिए। अच्छा, और खोलिए थोड़ा सा,
इसमें तो कुछ है नहीं अब। नहीं। हाँ, तो अब इसकी गोली नहीं मिल रही है। हाँ, गोली नहीं। फिर क्या करेंगे इसकी? बस ये पुरखों की निशानी है। अच्छा, रह रही है। इससे तो कुछ होगा नहीं, बस ऐसे रख करके। और लेकिन है बड़ी हल्की है। दोस्तों, बरसों बाद, कई वर्ष बाद मैं किसी रिवाल्वर, किसी शस्त्र को पकड़ रहा हूँ, छोड़ दिया हूँ। और सर के पास एक रिवाल्वर भी है। यह मेड इन कानपुर, मतलब यहाँ। हाँ, ऑर्डिनेंस की है। ऑर्डिनेंस की। ये 32 की होगी, 32 की। हाँ, 32 की है। 38 की आप लोगों को मिलती थी? हाँ, 38 की नए में मिलती थी। और वैसे मेरे बाबा के पास कोल्ट का रिवाल्वर था। अच्छा। वो उन्होंने चाचा को दे दिया था। हाँ। फादर को ये राइफल और एक और राइफल। और हमारे बाबा के पास 14 असला थे उस समय में, जब एक बंदूक का लाइसेंस मिलना भारी बात थी। अरे, हाँ, 14 असल है। 14 असला थे। हम आपसे बात कर रहे हैं डकैती पर। जी। हम लोग बचपन में थे तो डकैती पड़ती थी। जी। हमने एक RTI लगाया था, तो उसमें बिहार में डकैती सबसे अधिक थी और उत्तर प्रदेश में हत्याएं। जब अमिताभ ने प्रचार किया था यूपी में दम है, क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। अब डिजिटल इंडिया का युग है, अब डकैतियां नहीं होती हैं। तो आप घर बैठे आपका पैसा आपके बैंक से निकल जाएगा, अकाउंट से निकल जाएगा। अब डिजिटल तरीके बदल गए, अब तो तरीके ही बदल गए। तो डकैती कैसे करते थे? सब पैदल जाते थे? कैसे, क्या था कुछ उनका? कैसे? भाई, डकैतों की मोडस ऑपरेंडी यही थी कि थोड़ी सी खबर जहाँ मिल जाए कि भाई वहाँ मिल सकता है पैसा, ऐसा हो सकता है, पूरे इकट्ठे होते थे, पूरे धावा बोलते थे, डकैती डालते थे, घर के लोगों को बांध देते थे, मारते पीटते थे। अगर उनका विरोध किया जाता था तो गोली मार देते थे, लेकिन डकैती जाके डालते थे और मीलों निकल जाते थे रातों रात। तो डकैती का तो तरीका वही था। अच्छा, एक चोरी होती थी, सेंध काट करके होती थी। हाँ, वह कैसे लोग होते थे कि, कैसे उसके अलग स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। देखिए, मैं ऐसो झिंझाना रहा हूँ, और झिंझाना में 14 गांव बाबरियों के हैं। किस जिले में है यार? मुजफ्फरनगर जिले में। मुजफ्फरनगर। झिंझाना गांव है, झिंझाना थाना है, और झिंझाना में 14 गांव बाबरियों के हैं। उन बाबरियों का काम चोरी करना ही है, और उनका बड़ा शगुन और उससे हिसाब होता है, और उसी से वो काम करते हैं। और सबसे खास बात उनकी मोडस ऑपरेंडी में ये है कि आप लेटे हैं, आप जग रहे हैं, आपकी आंखें खुली हैं, आप देख रहे हैं, बट यू कैनॉट मूव, यू कैनॉट स्पीक। आप आंख से देखते रहेंगे और वो चोरी करता रहेगा। आपके सिराने से चाबी निकाल लेगा, अलमारी खोलेगा, सामान निकालेगा, चला जाएगा। उनके पास क्या है, कैसा तंत्र होता था? कुछ ऐसा है उनके साथ, और वो खूब चोरियां करते। लेकिन बड़ी बड़ी चोरी के बाद भी वो यथास्थान भंगी के भंगी है, समझो। क्यों? चोरी करके लाए, उसमें से फिर वो उसके शेयर्स होते हैं, फिर 1 लाख रुपए की चीज़ है 5,000 रुपये में बेच देते हैं। बड़े बड़े जो ज्वेलर्स हैं, जहाँ वो माल बेचते हैं, वो उन्हें ले जाके पटक देते, अरे ये तो कुछ नहीं, ये यूँ नहीं, ये यूँ नहीं, और कौड़ियों में उनको पैसे देते हैं। उस पैसे को भी वो जाके, उसका एक शेयर है कि वो बैठा लेंगे, क्या कहते हैं, दावत करेंगे एक तरह से। तो लौट के गांव में दावत करेंगे। उस दावत में जितना बड़ा हाथ होगा उतनी बड़ी दावत होगी, उतने गांव के लोग सम्मिलित होंगे। और उसमें क्या होता है कि कनस्तरों मीट वगैरह बनेगा, और वो भातू मार का शराब बनती है वहाँ, वो शराब बनेगी, खींची हुई शराब, सीधे वीरे से बनाते हैं। वहाँ की औरतों जो दिनचर्या जो खर्चा चलाती हैं, वो शराब से ही चलाती हैं। चूल्हे पे शराब 2-4 बोतल बना ली, बेच ली, उससे उनका खाना पानी चलता रहता है। आदमी गया तो सालों को चला जाता है। और आदमी इतनी प्लानिंग से चलता है कि अगर इस मकान में आपको काम करना है तो उसके उधर पेड़ उगा दिया, उस पेड़ में पानी देता रहा, काम कहीं और करता रहा, वहाँ पानी देता रहा। अब उसको वो जुगाड़ सेट है, वो 10 साल बाद आएगा, वहाँ वहीं चोरी करेगा। इतनी तक हाई प्लानिंग से वो लोग चोरी करते हैं। लेकिन लौट के आके वो सबकी गाना बजाना होगा, सारा वो होगा, तो उससे पता लग जाता है कि वहाँ कोई काम हुआ है। जिनको पकड़ते थे आप लोग, मुलजिम को, ये तो अभी भी 5 रुपया है उनके खाने का जो सरकार देती हाँ। है। तो उस समय क्या मिलता था? कुछ मिलता था कि ऐसे ही खिलाते थे? मिलता वही इसी तरह से है। क्या मतलब गवर्नमेंट क्या देती थी? साइकिल का क्या रुपया मिलता था, कुछ याद है? साइकिल का अलाउंस तो बहुत कम था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ गया है। अब काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी भी 150-200 होगा। हाँ, 150-200 150-200 साइकिल अलाउंस मिलता है। डीजीपी कहेगा बेटा मुंह में घुस जाओ, फाड़ दो इसका, और मिलेगा 150 रुपया। 150
तो चोरी तो कराते हैं शासन, क्या क्या मानना है नहीं, ये ऐसा तो मैंने खैर नहीं। अरे अब कहीं आप तो देखा। सेवानिवृत्त हो गए, अब नहीं, सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन ये देखा मैंने कोई जैसे भी, अगर नीड की पूर्ति नहीं होगी, कोई भी आप अगर तेल 150, चोरी नहीं, बहुत सारी तरीके हैं, पैसे के बहुत तरीके हैं, लेकिन कभी मैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि कोई भी थाना जैसे इंचार्ज, खिलाएंगे कहाँ, कोई अगर भी नहीं थाना इंचार्ज, जैसे 10, 5, 1, 2 तो रोज ही पकड़ करके हवालात में रहते होंगे। हाँ। 151 तो करेंगे ही, हाँ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत देखिए, शांति भंग में जेल भेजेंगे। आप एक बात मतलब उन्हें समझ- मजिस्ट्रेट के सामने भेजेंगे, खिलाएंगे कहाँ से जब पैसा नहीं मिलेगा। आप एक बात समझिए, मैं आपको बहुत वैसी चीज बता रहा हूँ जिसको पहले गवर्नमेंट भी मानती थी, जी, कि अगर घोड़ा मेंटेनेंस अलाउंस दरोगा को मिल रहा है 100 रुपये और एसपी को मिल रहा है 250 रुपये, घोड़ा तो वही जानवर है भाई, घोड़ा दरोगा का भी उतना ही खाएगा, एसपी का भी उतना ही खाएगा। लेकिन इसे बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े अधिकारियों ने माना, हाँ। कह रहे भाई दरोगा को तो दाना चारा मिल ही जाता है। आप समझ रहे? शर्मा तो जी ने ये गवर्नमेंट भी मानती रही सारी है। बात शर्मा जी ने कह दिया है, अब इसमें बहुत कुछ भाई, कहने की आवश्यकता आप ये नहीं। समझिए। बेटा मैनेज कर, एक चलता सीधी है, बात, घोड़ा दरोगा का भी है, कप्तान घोड़ा कहेगा, कप्तान का भी है। मैनेज कर। जबकि घोड़ा दौड़ेगा दरोगा का ज्यादा, कप्तान का महीने भर बंधा रहेगा। है? तो ये तो गवर्नमेंट भी मानती थी कि भाई, गवर्नमेंट भी मानती थी कि वो दरोगा को फील्ड में कुछ न कुछ खाना पीना, दाना चारे मिल ही जाता है। दाना चारा मिल जाता है, दाना चारा मिल जाता है। तो ये रहा दोस्तों, जिस पर आज भी सुधार की आवश्यकता है। और जवान को यदि तेल नहीं मिलेगा मोटरसाइकिल का, दरोगा को 300 लीटर डीजल मिलता है, शायद जीप का जो भी हो। मैंने आरटीआई लगाया था, डीजीपी लोगों को तलब कराया था राज्य सूचना आयोग में, 3 डीजीपी लोगों को पुलिस सुधार के मामले में। और इस मामले में प्रकाश सिंह जी के साथ बैठना हुआ, अमिताभ ठाकुर के साथ, हाँ, प्रकाश सिंह चर्चा हुई, तमाम मामलों में पुलिस सुधार। प्रकाश सिंह साहब बहुत ही अच्छे और बहुत ईमानदार, कर्तव्य। तो अभी भी जो अंग्रेजों का पुलिस रूल जो है, रेगुलेशन एक्ट, वही चल रहा है। क्या नहीं लगता कि बदलाव की आवश्यकता है? एक चीज मैं जानना चाहूंगा, देखिए, ये कहते हैं मानवाधिकार आयोग, जी, मानवों के अधिकार का आयोग। अभी हमारे जज साहब हैं मान लो, और एक सफ़ेद खद्दर का, या हमारे अधिकारी हैं, सफ़ेद खद्दर का ये पहन के और टिंच होकर कोई जाता है मिलने, तो ही ऑलवेज यूज टू ऑफर सीट है। और मान लो हमारा सिपाही है, किसी पर्सनल काम के लिए जाता है, भाई ड्यूटी का तो अलग है, ड्यूटी पे तो ड्यूटी करनी, किसी अपने काम से जाता है, ही कैनॉट सिट। दरोगा जाता है, वो नहीं बैठ सकता, वो मानव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मानव का बिल्कुल, आप उसको आदमी ही नहीं समझते। बड़ी बात कहा शर्मा भाई जी ने। दरोगा हो या कोई भी हो, जो आम जन के, इवन जो अब भी बहुत से आईपीएस ऐसे हैं जो डिप्टी एसपी रैंक वाले को भी बैठने को नहीं कहते, रिटायर होने के बाद भी नहीं कहते, खड़े खड़े हाँ क्या ठीक है, सही है बिल्कुल। और एक सफेद टिंच नेता पहुंचे कोई, चाहे वो मोहल्ले का ही नेता हो, तो वो बैठेगा भी, उससे बात भी सुनी जाएगी, उसका सब खड़ा होकर छोड़ेंगे, खड़ा होकर छोड़ेंगे उसको। दोस्तों यह है जवान के तो साथ मानवाधिकारों का हनन पुलिस आरक्षी- करती नहीं है, पुलिस के साथ सबसे ज्यादा होता है, आरक्षी के उसको साथ आदमी समझा ही नहीं जाता। इसीलिए मैं आपको बताऊं, हम 5 पुष्ट से पुलिस में हैं, हमारी अगली जनरेशन है, किसी बच्चे ने फॉर्म भी नहीं भरा, किसी बच्चे ने एक ने भी, जब हो गया हमारे खानदान में, इस मेरी जनरेशन में मैं हूं, मुझसे बड़े भाई इंस्पेक्टर रिटायर हुए, छोटा भाई जेलर है, सगा छोटा भाई, बड़ा भाई सगा, फादर रहे, चाचा रहे पुलिस में, ताऊ रहे जेलर। मतलब अंग्रेजों के जमाने से जेलर पुलिस यानी मतलब हाँ, नहीं चले आ रहे हैं। हाँ, लेकिन मतलब अगली जनरेशन में देखिए, इतना छवि अब गिर चुकी है पुलिस की कि अब कोई आदमी दरोगा या वो पहले क्या था, हम लोग एक तरह से जनता की सेवा काम करने के लिए घूमते थे, हम 24 घंटे मुखबिर, बदमाश, क्राइम, क्रिमिनल इसे देखते थे। और अब आप इंफॉर्मेशन देते रहिए, पुलिस नहीं आएगी। आप बताइए कि साहब वो फलां जगह ये बिक रहा है, चरस बिक रहा है, या फलाना ओपीएम बिक रहा है, या कुछ बिक रहा है, दे विल अवॉइड। और बल्कि एक आध दफ़े तो बुला भी लिए मैंने एक आध जगह, तो आके जाके भाषण और देने लगे, देखिए माता जी आपको ऐसे बच्चे को वो हाउस भेजना चाहिए, वो कहाँ सुधार घर भेजना चाहिए, और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बच्चे की क्या गलती है, वो ये तो ऐसा, जब ऐसा नशा होगा तो ऐसा ही करते ही हैं, माँ की गर्दन पकड़ते ही हैं, जेवर लेके बेच ही देते हैं, ये सब ये कर ही देते हैं, इनको आप रिहैब में भेजिए और ये करिए वो करिए। जबकि चाहिए ये था कि उसे पकड़ते,
उससे पूछते 5-10 मिनट में तू कहाँ से ले आता है? भाई वो 10 मिनट में स्कूटर जाके ले आता है, 500 रुपये रोज गर्दन दाब के लेता है अपने घर से, और 5-10 मिनट। अब पुलिस वालों ने ये नहीं कि उससे पूछते भाई कहाँ से ले आता है, उस जगह को पकड़ते, उन बेचने वालों को पकड़ते, आगे भाई लिंक बनाते, लेकिन नोबडी केयर्स। मैंने एक नहीं कम से कम 6 लोगों को बोला, भाई देखो यहाँ एक लड़का है, इतना बिगड़ रहा है, रोज माँ को मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नोबडी केयर्स। रिहैब भेजो साहब, इसको तो बच्चा है, इसको तो रिहैब भेजो, ऐसा करो वैसा करो। ये नहीं देख रहे कि भाई ये ला कहाँ से रहा है, कहाँ कहाँ बिक रहा है तुम्हारे मोहल्लों में, पता करने का। अब जो आप ग्राम सुरक्षा समिति की बात करते हैं, मैंने इतने बड़े बड़े काम ग्राम सुरक्षा समिति से कराए। मेरा नौकरी का हमेशा रहेगा, मेरी हर शाम 6 बजे के बाद एक किसी न किसी मोहल्ले में मीटिंग हुआ करती थी। अब सारा मोहल्ला वहाँ इकट्ठा होता था, मैं उन सबसे उनकी परेशानियाँ पूछता था, कैसी भी परेशानी हो, नाली की हो, बिजली की हो, किसी की भी हो, और उसको लिखता था। और उसके बाद डीएम साहब को लेटर भेजता था कि आज साहब ये सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई, इसमें नाले के बारे में, बिजली के बारे में ये लोगों ने दिक्कतें बताई, और कृपया संबंधित विभागों को आदेशित किया जाए। अब डीएम साहब का अगर पत्र चला जाएगा उन विभागों में तो कोई कार्रवाई होगी, और कोई कार्रवाई होगी तो जनता का आप में कितना बड़ा विश्वास होगा। वाह, बड़ी बात कहा। आप देख रहे हैं, मैं वरिष्ठ सुरक्षा सदस्य और नए लड़के सुरक्षा समिति सदस्य बनाता था। वो सब मेरे लिए ऐसे काम करते थे, क्षेत्र में 1 महीने के बाद मुझे वर्दी पहनने की जरूरत नहीं थी, हर बच्चा मुझे पहचानता था पूरे क्षेत्र का। और उन लोगों से मैंने ऐसे ऐसे काम लिए, पहरे लगवाए, जहाँ एरिया वैसा था, जहाँ घटना होती थी वहाँ पहरे लगवाता था। उसके अलावा इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग नहीं, मैं खतौली में था, डीएम साहब एसपी साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई मैंने साहब आप चिंता मत करो, मैंने हर बूथ पे सुरक्षा समिति के 6 लोगों को लाठी के साथ गेट पे खड़ा किया। मैंने कहा अंदर जब तक आपको न बुलाएं आप मत जाइए, आप गेट पे खड़े रहिए। अगर गांव का 6 आदमी खड़े हों जो पहचानते हैं कि कौन बूथ पे गड़बड़ कर रहा है, और करने वाला भी डरेगा कि ये बता देंगे, ये सुरक्षा समिति का बोर्ड लगाए हुए हैं, मैं उन्हें आई कार्ड देता था, फोटो लगा के, मोहर लगा के, उनको आई कार्ड वो टांग के खड़े, तो कभी बूथ कैप्चर नहीं होगा। ठीक। और भाई साहब पूरा इलेक्शन करा दिया था 93 में, एक बूथ कैप्चर नहीं हुआ था पूरे थाने इलाके में, सुरक्षा समिति की मदद से। डकैती कैसे रोका आपने, जहां थानों में हर महीने 2, 4, 5 डकैतियां होती थी, कैसे रोका आपने? भाई जी वो थाना मेरा सबसे पहला थाना था, और 1.5 साल मुझे उस थाने का चार्ज मिल गया था। और A क्लास का थाना था बसरेहर इटावा, जिसका एक बॉर्डर मैनपुरी से लगता था, एक बॉर्डर फर्रुखाबाद से लगता था, और 4 डकैती तो लिखी जाती थी, पढ़ती कितनी थी ये बता नहीं सकता। 4 वो लिखी जाती थी, वो लिखी छुपाया नहीं जा सकता, वो लिखी जाती थी जिनमें गनशॉट इंजरी हो जाती थी। अब मैं गया, या डकैती टू मर्डर। हाँ जी। जब मैं गया, वहाँ का कस्बे का पूरा बाजार लुट गया था, तो तत्काल मुझको 2nd अफसर एक दिल से थाना इंचार्ज बसरेहर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 2 दिन मैंने सारे थाने की गतिविधि देखी, एंड आई वॉज द यंगेस्ट। मैंने क्या किया, 2 दिन देखा, तीसरे दिन अपने स्टाफ की मीटिंग करी, देखा मैंने उससे कि शाम को 5 बजे गश्त निकल जाता था, और उनका ये गांव, तीसरा गांव, इसमें हॉल्ट। सुबह वो 10 साढ़े 10 बजे आते थे, थके हुए, मोटे मोटे साइकिलों से सिपाही, और यहाँ राइफल लेकर, अरे साहब बड़े थक गए, बड़ा मेहनत करके आ रहे हैं। मैं चूँकि थाने में ही पैदा हुआ, थाने में ही रहा, बचपन से देख रहा था इस पुलिस को, मैं समझ रहा था कि ये क्या है। ये तीसरे हॉल्ट वाले गांव जाके सोते होंगे, सुबह उठ के अपना कुछ तामील आमील करते हुए चले आ रहे हैं 10-11 बजे तक खा पी के। मैंने 2 दिन बाद मीटिंग करी, मीटिंग में मैंने कहा कि कोई भी आदमी बिना खाना खाए थाने से नहीं जाएगा। 7, साढ़े 7, 8 बजे जाइए, आप 5 बजे मत निकलिए, 8 बजे जाइए। और मैंने कहा गांव का गश्त नहीं होगा, सिर्फ पिकेट होंगी, पुलिया टू पुलिया, सारे गांव रोड पे, रोड के किनारे या पुलिया के किनारे थे, पिकेट कराए। और ये कहा कि लास्ट पिकेट के बाद आप वापस थाने आके सोएंगे। अच्छा, गांव में नहीं जाओगे? गांव में जाएंगे ही नहीं आप, हॉल्ट गांव में नहीं। क्यों? आप जिस पुलिया पे होंगे कम से कम 5 किलोमीटर का एरिया आप सुनाई देगा आपको। मतलब अगर आप जग रहे हैं तो कहीं भी फायर होगा, आपको आवाज़, चीख पुकार भी सुनाई दे जाएगी। और अगर आप किसी गांव में, लास्ट गांव में जाके दारू पी के सो गए, तो फिर आप उसी गांव में डकैती पड़ती रहे, नहीं जाते। वो किया।
उसके अलावा 4 सब इंस्पेक्टर थे, चारों को बता दिया भाई आपका चौथे दिन पड़ेगी ड्यूटी और मैं रोज़ दूंगा। आधा स्टाफ मैं चेक करूंगा, आधा आप चेक करिए। अगर सिपाही को हम मनोबल बढ़ाने के लिए रात में एक दफ़े नहीं जाएंगे तो उसका मनोबल कैसे बढ़ेगा, वो कैसे ड्यूटी हाँ, फिर सक्रिय रूप से ड्यूटी भी नहीं करेगा, ड्यूटी करेगा ही नहीं, वो पुलिया के कहीं और बैठ जाएगा, जी। कहीं और सो जाएगा। तो इस तरह से किया, बिल्कुल ऐसे रखा दिया जैसे तोते से बाग रखाया जाता। और छठे दिन एनकाउंटर हुआ, फिर एक मुठभेड़ हुई। तो अगर तरीके हैं सब चीज़ों ऐसे डकैती रुक गई एकदम, क्योंकि मैं 10 महीने इंचार्ज रहा, एक भी डकैती नहीं हुई। क्यों भाई, हर डकैतों के आने के रास्ते वहाँ गांव से तो नहीं पैदा होंगे, आने जाने के जो रास्ते हैं वो सारे कवर हो गए, फिर कहाँ से आएंगे। यह रहा दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार शर्मा जी के साथ आज वार्ता कर रहा हूं। यह उप निरीक्षक से लेकर के डिप्टी एसपी और एडिशनल तक का चार्ज जिन्होंने लिया। एक पीछे फोटो लगा हुआ है, शानदार मूछें हुआ करती थी और पढ़े लिखे दरोगा के रूप में आप टॉपर थे और दरोगा के रूप में आपकी नियुक्ति हुई। यह वार्ता काफ़ी लाभप्रद है। आशा करता हूं कि इन सब चीज़ों पर आज भी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जो जान माल की सुरक्षा करती है पुलिस, यदि उसके ही मानव अधिकार का हनन होगा तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा और हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं ब्रजभूषण मार्कंडे BBM वर्ल्ड की तरफ से। धन्यवाद।